हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि बुआ भी आती हैं और युक्ति के बारे में पूछती हैं। कहती हैं कि शम्मी कुछ पता होगी कि दोनों के बीच में क्या हुआ था, या बस अपने तक सीमित रखना है तुम्हें। शम्मी ने उनकी बात सुनी और बस इतना ही कहा कि बुआ जी, फिर जाके आप गौरव से पूछो, आपको वही सही बताएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है। और अगर अभी मैंने आपको कुछ बताया तो आपको लगेगा कि मैंने इल्ज़ाम लगाया है। अब ये बात बुआ जी को कितनी समझ आई कितनी नहीं आई पता नहीं, पर वो चुपचाप अंदर चली गई। कुछ देर बाद खोज बाबू भी अंदर चले गए। जो कुछ मेहमान बचे थे, शम्मी उन्हें विदा कर कुछ देर बाद अंदर गई। पीछे पीछे सूरज था, दोनों के हाथों में सामान था। अब युक्ति तो थी नहीं, तो वो दोनों सामान उठाकर अंदर ले जा रहे थे, जगह जगह रख रहे थे। शम्मी ने देखा सामान ले जाते हुए कि अशोक अपने फ़ोन में लगा था। बुआ और पापा कभी चुप हो जाते तो कभी बुआ गौरव की हरकत पर कल्पने लगती, मतलब गुस्सा होने लगती, तड़पने लगती, तो अंकल उन्हें चुप करवाते। सामान रखकर शम्मी ने सूरज को कहा कि पंडित जी को भोजन करवाने की तैयारी करो, और फिर अपने पापा की तरफ मुड़ी और पूछा कि खाना लगवाऊं पापा। तो घोष बाबू शम्मी को देखने लगे और बुआ जी बोली कि आप सब खाइए, मेरे तो गले से नीचे नहीं उतरेगा। शम्मी ने कहा आप नहीं खाएंगी, और अगर आप नहीं खाएंगी तो बाकी सब कैसे खाएंगे। अशोक, रिया ने कुछ खाया? इतना टाइम हो गया है, उसे भूख लगी होगी। अशोक ने कहा पता नहीं, मैंने तो उसे इतनी देर से देखा भी नहीं। युक्ति के पास है क्या वो? शम्मी ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि जाओ देख लो। अशोक ने बोला मैं ज़रा जाकर देख कर आता हूँ। उसके जाने के बाद शम्मी ने कहा देखो भाई, मुझे तो भूख लग रही है, 10 बज रहे हैं, खाना लगवा रही हूँ, आप दोनों भी उठिए और खाना खाइए। बुआ ने कहा मेरा मन नहीं है, तुम खाओ और पापा को भी खिला दो। शम्मी ने अपनी बुआ का हाथ पकड़कर कहा कि बुआ चुपचाप उठिए, चलकर खाना खाइए, ठीक है, नहीं तो कोई नहीं खा पाएगा। अगर आपके खाना ना खाने से जो हो गया है वो सही हो जाए तो हम सब बैठते हैं, नहीं खाते हैं खाना, लेकिन आपके खाना ना खाने से जो हो गया है वो ठीक नहीं हो जाएगा, समझे आप। और जिसकी गलती है उसे सज़ा दीजिए, खुद को क्यों सज़ा दे रही हैं। आपके इस तरह करने से ना कोई चीज़ पहले बदली थी ना आज बदलेगी। बात को समझिए आप, चल के खाना खाइए। कह के शम्मी ज़बरदस्ती उन्हें डाइनिंग टेबल पर लेके आती है, वहाँ बैठाती है और शेफ़ से जाकर खाना लगवाने के लिए कहती है। उधर अशोक जाकर दरवाज़ा नॉक करता है और अंदर जाकर युक्ति से पूछता है कि कैसी हो युक्ति, दर्द हो रहा है। युक्ति एक नज़र देखती है पर कोई जवाब नहीं देती। अशोक रिया से कहता है कि रिया, तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना, भूख लगी होगी। रिया कहती है भूख तो लगी है। अशोक कहता है ठीक है, मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। और फिर युक्ति से पूछता है ज़्यादा जल गई हो। युक्ति फिर जवाब नहीं देती तो रिया कहती है युक्ति तुमसे नाराज़ है अशोक, मुझसे। मैंने क्या किया, अब ये तो युक्ति बता सकती है। फिर युक्ति की तरफ देखकर कहती है कि
बट तुम बताओगी कैसे युक्ति? तुम्हें तो अशोक से बात ही नहीं करनी ना। इतने में शम्मी फ़ोन करती है अशोक को कि सब लोग नीचे आ जाओ, खाना लग गया है। और हाँ, युक्ति अगर नीचे आ सके तो उसे भी लेते आना, क्योंकि खाने के बाद पापा जी गौरव की पेशी लगवाने वाले हैं। अशोक ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकर आता हूँ। ये कहकर अशोक ने फ़ोन कट किया और युक्ति से बोला कि देखो युक्ति, तुम्हारी जो भी नाराज़गी है मुझसे मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, पर अभी हमें नीचे जाना है। एक तो खाना लग गया है और उसके बाद अंकल ने तुमसे बात भी करनी है, तो अगर चल सकती हो तो चलो। युक्ति कोई जवाब नहीं देती तो रिया अशोक से कहती है अशोक तुम चलो, हम आते हैं। अशोक कहता है सीढ़ियाँ उतरनी है, तुम्हें साथ लेकर चलूँगा चाहे जो हो जाए। रिया कहती है अच्छा ठीक है, बाहर इंतज़ार करो, हम आ रहे हैं। अशोक बाहर निकल जाता है तो रिया कहती है कि युक्ति ठीक है, समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात, तुम्हारे अपने रीज़न्स हैं जो तुम शम्मी और अशोक से नाराज़ हो, पर ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। ये बातें करने का अभी कोई सही वक्त नहीं है। अभी गौरव वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए तुम्हें। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस पर फोकस करो। शम्मी जो कह रही है वो मानो। और वैसे भी वो तुम्हें झूठ बोलने को या कुछ ऐसा वैसा करने को तो कह नहीं रही ना। जो हुआ है वही बताना है, बस ज़रा सा घुमा कर बताना है। और बिलीव मी, तुम्हें कोई नहीं फंसा रहा। अगर फंसाना होता तो अब तक फंसा दिया होता। तो अब उठो, तुम्हारे पास कोई ढीला लोअर है तो वो पहन लो, जल्दी उठो। व्यक्ति कुछ पल सोचती रहती है। वैसे वो इतने घंटों से सोच रही होती है, मन ही मन सोचती है कि मैं सब बता दूंगी, सब कुछ। अगर इन लोगों ने फंसाना ही होगा तो मैं अब कुछ कर भी नहीं सकती और क्या ही कर लूँगी। साची और मयंक से भी मैंने मैसेज के थ्रू बात कर ही ली है। मयंक ने भी मुझे यही राय दी है कि मुझे सब कुछ बता देना चाहिए, अब और कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। छुपाने से शायद कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अगर इन लोगों को मुझे फंसाना होता तो अब तक फंसा चुके होते, और अगर फंसाना भी चाहेंगे तो मैं क्या ही कर पाऊँगी। इससे अच्छा है कि मैं सब कुछ बता ही दूँ। जब उसने मयंक से बात की थी तो मयंक ने भी उसे यही राय दी थी और कहा था कि युक्ति, अगर कोई ख़तरा महसूस हो या बात बिगड़ती हुई लगे तो बस मुझे एक कॉल या एक मैसेज कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। वो यही सब मन में सोच रही थी तो रिया ने फिर से कहा युक्ति, मैं तुमसे ही कह रही हूँ, कब तक ऐसे रहना है? युक्ति ने कहा आप चलिए, मैं आती हूँ। रिया ने कहा मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ी देर में लोअर पहन के युक्ति रिया और अशोक के साथ नीचे आ गई थी। खाना लग चुका था। खाना शुरू हुआ। सिर्फ अशोक, रिया और शम्मी ही खा रहे थे। बुआ, घोष बाबू और युक्ति सिर्फ खाने का दिखावा कर रहे थे। बीच बीच में शम्मी तीनों को खाने के लिए टोकती तो तीनों थोड़ा बहुत खा लेते थे। इतने में बुआ जी का फ़ोन रिंग हुआ तो वो उठ गई। फ़ोन उठाया तो उधर से कुछ पूछा गया। बुआ जी बोली यहीं है मेरे साथ, उसका फ़ोन मेरे पास है।
स्विच ऑफ किया हुआ है। उधर से फिर कुछ कहा गया तो बुआ जी बोली आकर देख लो क्या हुआ है। और ये कहकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और हाथ धोने चली गई। घोष बाबू भी उठ गए थे। युक्ति से बोले कि युक्ति खाना खा लो, फिर मुझे तुमसे बात करनी है। युक्ति ने कहा जी, और शम्मी की तरफ देखा तो शम्मी ने उसे शांत बैठे रहने का इशारा किया। खाना ख़त्म कर सब घोष बाबू के पास पहुँचे। वो और बुआ जी सोफे पर बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे। युक्ति का देखकर बोले कि ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो रही है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। घोष बाबू बोले निकाल कर लाओ उस गौरव को। और फिर युक्ति की तरफ देखकर बोले अब बताओ युक्ति, क्या हुआ था? शम्मी ने अशोक की तरफ देखा तो अशोक गौरव को लाने चला गया। युक्ति ने शम्मी की तरफ देखा तो शम्मी ने हाँ में सर हिलाया। युक्ति ने घोष बाबू की तरफ देखकर कहा वो मुझे धमकी दे रहा था। घोष बाबू ने कहा क्यों, कैसी धमकी दे रहा था? युक्ति ने कहा मुझे यहाँ से जॉब छोड़कर जाने को कह रहा था। क्या, क्यों? गौरव अब तक रूम में आ गया था और आते ही बोला मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, ये जो भी कह रही है झूठ कह रही है। और फिर अपनी माँ से बोला कि मेरा फ़ोन वापस करो माँ, तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा नहीं होगा, अपने भाई की ही बात मानोगी, मुझे पापा को फ़ोन करना है। बुआ जी ने फ़ोन लौटाते हुए कहा आ रहे हैं, वो भी आकर तुम्हारे कारनामे देखकर खुश हो जाएंगे। चुपचाप खड़े रहो, मुझसे बदतमीज़ी ना दिखाओ। इधर फिर घोष बाबू ने युक्ति से कहा हाँ, तो ये तुम्हें नौकरी से छोड़कर जाने के लिए क्यों धमका रहा था? और फिर इससे गौरव को क्या फ़ायदा? तुम्हारे यहाँ काम करने से इसे क्यों प्रॉब्लम होगी? युक्ति ने कहा अपनी पोल खुलने का डर सता रहा है इसे। ये कुछ भी बोल रही है मामा जी, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा है, मैं तो इसे जानता भी नहीं। ये लड़की पता नहीं क्यों कल से मेरे पीछे पड़ी हुई है, आते जाते जानबूझकर मुझसे टकराती है जिससे कि मेरा ध्यान इसकी तरफ जाए। पता नहीं कैसे कैसे चीप इशारे कर रही है जिससे कि मैं इसके झांसे में आ सकूं। मम्मी देखो, कल भी जब मैं आया था आपको लेने के लिए और मैं फ़्रेश होने के लिए अंदर आया था ना, तो ये मेरे गले पड़ रही थी मम्मी। और पीछे से शम्मी दी आई तो ऐसे दिखाने लगी जैसे मैं इसके साथ कुछ कर रहा हूँ। और आज भी जब मैं अंदर फ़ोन पर बात करने आया तो ये मेरे गले पड़ने लगी। मैं मना करने लगा तो मेरे ऊपर चढ़ने लगी मम्मी, बस तभी मैंने धमका दिया। युक्ति ने गुस्से में चिल्ला कर कहा मैं तेरे पीछे पड़ी हूँ? इतना लो स्टैंडर्ड नहीं है मेरा जो मैं तेरे जैसे घटिया और कमीने इंसान के पीछे पड़ूंगी। और फिर घोष बाबू की तरफ देखकर कहती है आप ज़रा कॉलेज जाकर पूछिएगा अंकल कि ये कुछ महीने पहले किस तरह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा था और मेरे मना करने के बाद भी ये मेरे पीछे लात टपकाए कुत्ते की तरह पड़ा रहता है। यहाँ आप सबके सामने बता रहा है कि मुझे जानता ही नहीं, और कॉलेज में मेरे क्लोज़ आने के लिए मुझसे बात करने के बहाने ढूंढा करता है। इस घटिया इंसान ने मुझे परेशान करके रख दिया है। जब मेरे फ्रेंड्स ने और प्रिंसिपल सर ने इसे वार्निंग दी तब इसने मेरा पीछा छोड़ा, और अभी भी ये किसी न किसी बहाने मुझे परेशान करता ही रहता है, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश में लगा ही रहता है। युक्ति के मुंह से ये बातें सुनकर तो अब अशोक और शम्मी भी हैरान थे, क्योंकि ये उनके लिए भी न्यूज़ ही थी। दोनों ने ये सब सोचा ही नहीं था, दोनों ने इस एंगल की कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें तो हमेशा से यही लगता था कि शायद दोनों दोस्त हैं और या युक्ति पैसों के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि गौरव उसे इस तरह परेशान भी कर सकता है। वो भी दोनों हैरान और परेशान थे।
और बुआ जी तो युक्ति के मुंह से अपने बेटे की इतनी तारीफ सुनकर शॉक्ड थी। युक्ति ने फिर से कहा कि इसने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि इससे तो आप कॉलेज में जाके ना किसी से भी पूछिएगा, कोई भी आपको इसकी करतूत, इसके कारनामों के बारे में बता देंगे। मैं इसके पीछे नहीं, ये मेरे पीछे पड़ा रहता है। ये घटिया इंसान है, एक नंबर का। और जब मैं इसके हाथ नहीं आई तो ये अजीब तरह की हरकतें भी करने लगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आई कि ये 2 टके की लड़की मेरे बेटे के लिए इतना सब बोल रही है और तुम चुपचाप यहाँ खड़ी हो, माँ ही हो ना इसकी। सबने देखा तो खन्ना यानी फूफा जी खड़े थे। इससे पहले कि बुआ जी कुछ कहती, शम्मी बोल पड़ी कि हाँ, ये 2 टके की लड़की आपके बेटे की कारगुजारियाँ बता रही है। आइए बैठिए, आप भी सुनिए। अभी तो शुरुआत हुई है, असली बात बाकी है। व्हाट रबिश, कोई कुछ भी कहेगा तो मैं मान लूँगा क्या? और ये है कौन जिसकी वजह से तुम लोगों ने मेरे बेटे को यहाँ इतने घंटों से बंद करके रखा हुआ है? अरे फूफा जी, काम तो इसके लॉकअप में बंद होने के किए हैं। फिर बुआ जी थी जो इसे कमरे में बंद किया। खन्ना ने तिलमिलाते हुए कहा कि तुम बात कैसे कर रही हो? हाँ, आर यू इन योर सेंसेस, या नशा वशा कर रखा है तुमने? कुछ भी बोले जा रही हो मेरे बेटों के बारे में। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।